जय हिंद दोस्तों। आज की आपकी इस हिंदी की क्लास जो पार्ट थर्ड में आपके बीच में लेके आया हूँ। दो क्लास आपके पहले हो चुकी है और आप उन क्लासों से चूक चुके हैं, तो उन क्लासों को सबसे पहले देखिए। ये हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में आपके बीच में लेके आया हूँ। ये बिल्कुल न्यू क्लास रहने वाली है आपके लिए। बहुत ही प्रश्न जो है वो ऐसे लेके आया हूँ जो सीधे परीक्षा में छप सकते हैं। तो कहीं आप ये क्लास चूक ना जाओ। तो 50% है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्लास में। तो शुरू करते हैं। ये कौन कौन से एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। फोर्थ ग्रेड के लिए रीट के लिए, पटवार, पुलिस कांस्टेबल, वीडियो एंड ऑल राजस्थान कंपटीशन एग्जाम के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास को शुरू करते हैं कि सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम में से जो प्रश्न है वो देख लेते हैं कि लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो लड़का शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा दोस्तों? लड़कपन। क्या होगा? लड़कपन। लड़कपन एक अवस्था या भाव को दर्शाता है। मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक। और याद रखना, अगर मिठास आ जाए, मिठास, तो ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कौन सी है संज्ञा? कौन सी संज्ञा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है मिठास। और मिठाई जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई में एक मिठाई जो है एक जाति का समूह हो गया। इसमें कुछ भी मिठाई हो सकती है, गुलाब जामुन हो, रसगुल्ले हो, केसर बाटी हो। हाँ बिल्कुल, लड्डू हो, कुछ भी मिठाई हो, ये प्रकार की मिठाई होगी। मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा। यह शब्द मिठाई की पूरी जाति का बोध कराता है, इसलिए क्या है? मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरा और तुम्हारा किस प्रकार के सर्वनाम है? तो मेरा और तुम्हारा जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों, क्योंकि ये बोलने वाले और सुनने वाले का बोध कराते हैं दोनों। कि मेरा जो शहर है वो भीलवाड़ा है। क्या है? भीलवाड़ा है, ये मेरे की बात आई। या तुम्हारा जो शहर है वो भीलवाड़ा है। इस प्रकार से मेरा और तुम्हारा की जो बात आ रही है वो पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने और सुनने वाले दोनों का बात करा रहा है। स्वयं या आप ही किस प्रकार का सर्वनाम? स्वयं या आप ही, ये निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों। कौन सा है? निजवाचक। यह सर्वनाम कर्ता के अपनेपन का बोध कराता है। स्वयं के बारे में कह रहा है, ये आप ही मतलब उसका पता है कि किसके लिए है, ये अपनेपन का बोध करा रहा है। उसका व्यक्ति का जो है वो उसके सामने है, उसका नाम उसको पता है। तो क्या हो गया? निजवाचक हो गया। निजी किसी के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। नेक्स्ट, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा में जो और वह किस प्रकार के सर्वनाम है? एक तो जो और वह, मतलब जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जो का वह से क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध है। तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि मेहनत जो करेगा वह सफल होगा। दोनों का संबंध हो गया कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। यह दो वाक्यों के बीच क्या स्थापित करता है? संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विशेषण और क्रिया से है दोस्तों। यह किताब मेरी है में मेरी क्या है? तो ये सर्वनामिक विशेषण है दोस्तों। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है तो वह विशेषण क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। और किताब इसमें क्या है? संज्ञा है। और ये इसकी विशेषता बता रहा है कि ये मेरी है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। नेक्स्ट, कि उसने कम खाया में कम कौन सा विशेषण है? तो कम जो है, कम खाया, ये मैंने पहले बताया था, जो मात्रा बताता है, नाप तोल बताता है। जो नाप बताए, तोल बताए, मतलब वजन बताए, मीटर बताए मतलब उसकी साइज बताए, ये जो चीजें होती है ये आते हैं परिमाण में। किसमें आते हैं? परिमाणवाचक विशेषण में। यह खाने की मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है कि उसने कम खाया। कितना खाया? कम खाया। तो ये मात्रा बता रहा है। तो मात्रा बता रहा है, इसका मतलब इसका नाप बता रहा है कि इसने कम खाया है। तो कम जो हो गया ये एक परिमाण हो गया, और ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों।
इस प्रकार से आपको पूरी लाइन को क्या करना है, पढ़ना है व्यवस्थित तरीके से, फिर ही आपको उत्तर देना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राम ने खाना खाकर पढ़ाई की में जो खाकर शब्द है, ये खाकर शब्द है कौन सी क्रिया है, खाकर शब्द में कौन सी क्रिया। अगर दोस्तों मेरे पढ़ाने की स्पीड अगर आपको धीरे लग रही है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड यूट्यूब के स्पीड सेक्शन में जाके आप स्पीड बढ़ा सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये स्पीड सही है, और बाकी जो कुछ भी आपको लगे आप कमेंट में बता देना। राम ने खाना खाकर पढ़ाई की में पूर्वकालिक क्रिया है, क्या है दोस्तों, पूर्वकालिक। क्योंकि खाना खाकर पढ़ाई की, खाना उसने पहले खा लिया था और फिर उसने पढ़ाई की है। ये खाना खाने की जो क्रिया है खाकर, ये खाने की जो क्रिया है ये पढ़ाई से पहले हुई है, मतलब पूर्व में हुई है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू हुई है, कि पहले उसने खाना खा लिया और फिर उसने पढ़ाई शुरू की। एक क्रिया जो है वो पहले खत्म हो गई है, कौन सी वाली, खाकर, और फिर उसने दूसरी क्रिया कौन सी की, पढ़ाई। दूसरी क्रिया उसने कौन सी की है, पढ़ाई दूसरी क्रिया की है। रोना और हंसना किस प्रकार की क्रियाएं हैं। देखो रोना और हंसना दोनों जो क्रियाएं आ जाए, रोना हंसना चिल्लाना, ये सब क्रियाएं आ जाए, मुस्कुराना, ये सब क्रियाएं आ जाएगी, किसमें आ जाएगी दोस्तों, अकर्मक क्रिया। इसमें इसमें किसी भी प्रकार का कर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इन क्रियाओं को करने में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये कौन सी क्रियाएं हो जाएगी, अकर्मक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं दोस्तों, अकर्मक क्रियाएं। अब देख लेते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द। पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपको, ये चीजें पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बार बार पढ़ने से या लगातार आप क्लास से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे पर्यायवाची, हर टॉपिक के बहुत सारी चीजें इसमें, हर टॉपिक से 15-15 20-20 प्रश्न हो गए हैं, और वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा चांसेज है कि इन प्रश्नों का डायरेक्ट एग्जाम में आप देख पाओ। पेड़ का जो पर्यायवाची है तरु, वृक्ष और पादप है। और हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो हाथ का जो है हस्त है, कर है और पानी है। ये क्या है, हाथ का पर्यायवाची शब्द है। इसी के साथ राजा का, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो राजा का जो पर्यायवाची शब्द है नृप, भूपति और नरेश है। जन्म का विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द का मैंने पहले ही बताया था, अगर आप सीधा सीधा समझना चाहो, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। जैसे रात होता है, उसका विपरीत क्या होता है, दिन। वैसे ही जन्म का विलोम शब्द क्या है, मृत्यु। गुण का विलोम शब्द क्या है, तो गुण का विलोम शब्द है दोस्तों, याद रखना, दोष। क्या है, दोष इसका विलोम शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मान का विलोम शब्द क्या है, तो मान है, किसी का मान करते हैं कि आओ आपका सम्मान है, मान है, और उसके विपरीत अगर किसी का कर देते हैं तो क्या होता है, अपमान। मान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपमान। सम्मान का भी अपमान ही होगा और मान का भी अपमान ही होगा। मीठा का विलोम शब्द क्या है, अगर मीठा है कोई चीज तो इसका विलोम शब्द कड़वा होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि इसका विलोम शब्द लिख दो खट्टा, मीठा है तो सर खट्टा है, फीका है, तीखा है, ये नहीं होगा। इसका मीठा का जो विलोम शब्द है ये कौन सा होगा, कड़वा। कि मुहावरे और लोकोक्तियां। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, आश्चर्यचकित होना, दांतों तले उंगली दबाना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना लोकोक्ति का क्या अर्थ है, काम शुरू होते ही बाधा आना। सिर मुंडाते ही, कि सिर पर टकले होते ही, बाल कटवाते ही बिल्कुल टकला हो गया, और फिर वो जा रहा था रास्ते में और उसके ऊपर ओले पड़ गए, मतलब बाल कटवाने में देर लगी, उससे पहले क्या पड़ गए, सिर पर ओले। वैसे ही है कि भाई काम शुरू होते ही बाधा आ गई, काम के शुरू होते ही क्या हो गई, कठिनाई आएगी, बाधा आ गई।
नेक्स्ट, कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। कि आसमान से तो गिरा है, क्योंकि वो गिर रहा है तो क्या है, मुसीबत है, और खजूर पर जाकर अटक गया। अब खजूर भी कितना बड़ा पेड़ है, उसमें जाके अटक गया। ऐसे अगर आपको इसका अर्थ नहीं आ रहा तो ये समझना है, वहां पे प्रश्न को पढ़ना है कि आसमान से गिरा तो पहले ही समस्या सही है, फिर खजूर पे जाके अटक गया। अब खजूर से नीचे कौन उतारे उसको, है, खजूर से नीचे उतरने में भी समस्या ही है। तो वही चीज है कि एक मुसीबत से वो आदमी निकला है और दूसरी में क्या हो गया, फंस गया। चिकना गड़ा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? चिकना गड़ा होना का किसी बात का असर न होना। चिकना गड़ा होना का मतलब है उस चीज पर या उस व्यक्ति पर किसी भी बात का कुछ भी कहो कोई असर नहीं होता है। एक पंथ दो काज लोकाक्ति का क्या अर्थ है? का एक ही काम से दो लाभ होना। क्या होना? एक ही काम से क्या होना, दो लाभ होना। जैसे कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, माना कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो और आपने रीट का क्या क्लियर कर लिया, प्री एग्जाम क्लियर तो कर ही लिया क्योंकि रीट की तैयारी कर रहे हो। और इसी के साथ आपने जो फोर्थ ग्रेड है इसका भी एग्जाम आपने पास कर लिया, या आपने पटवार का भी एग्जाम पास कर लिया। तो आपने तो काम तो एक किया, किसकी तैयारी कर रहे थे, रीट की, लेकिन एक काम से कितने लाभ हो गए, दो लाभ। एक पंथ दो काज। संधि और समास। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगन्नाथ का जो है जगत प्लस नाथ, इसका संधि विच्छेद होगा। क्या होगा, जगत प्लस नाथ। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अगर सही से समझ में आ रही है तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखिएगा। उसमें मैंने संधि के बारे में और इन सभी के बारे में थोड़ा विस्तृत से समझाया है, तरीके से समझाया है। मनोबल का संधि विच्छेद क्या है? तो मन है प्लस बल। तो जहां ये चिन्ह आ जाता है दोस्तों याद रखना, ये जो चिन्ह है ये दिख रहा है आपको, ये विसर्ग का है। क्या है ये विसर्ग है दोस्तों, इसको याद रखना। ये जो चिन्ह है ये विसर्ग है और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? सदाचार का संधि विच्छेद है सत प्लस आचार। क्या है दोस्तों, सत प्लस आचार। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का। और प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो प्रत्येक में यण संधि है। बिल्कुल दोस्तों ये प्रश्न सीधे ऐसे के ऐसे ही आपसे पूछे जा सकते हैं। और यह प्रति प्लस एक से बना है। क्या बना है, प्रत्येक। नेक्स्ट, कि पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में जो है वो दोस्तों है कौन सा, द्विगु समास है पंचवटी में। और इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची है। पहला पद कौन सा है, संख्यावाची है। पंचवटी, पंचवटी आया, ये आ गया पंच। पंच का मतलब होता है पांच। पांच जो वट है, वृक्ष है, पांच वृक्ष है उनका समूह है। ये पहले अगर कोई संख्या आ जाता है, जैसे आ गया चौराहा, तिराहा, इसी प्रकार के कोई भी उदाहरण हो, तीन राह है, चार राह है, पांच वृक्ष, किसी भी प्रकार का उदाहरण जैसे एग्जाम्पल आए आपके सामने जिसमें संख्या हो पहला अक्षर, वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। दाल भात में कौन सा समास है? दाल भात में जो है कौन सा है, द्वंद्व समास है। क्योंकि दाल और भात दोनों जो है वो क्या है, प्रधान है और योजक चिन्ह का प्रयोग भी हुआ है। याद रखना, जैसे दोस्तों इसमें उदाहरण आपके ले ले, जैसे माता, और ये जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है दोस्तों, ये आ जाए तो भी आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास है। माता और पिता, भाई, और ये चिन्ह आके आ गया बहिन। तो ये योजक चिन्ह है दोस्तों। ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। और जहां योजक चिन्ह होता है वो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। शब्द विचार और वाक्य रचना। प्रश्न, गो और सूर्य किस प्रकार के शब्द है? गो और सूर्य जो है वो तत्सम शब्द है दोस्तों। कौन से शब्द है, तत्सम। ये संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत भाषा में भी इन्हें गो ही कहा जाता है और सूर्य कहा जाता है, और सीधे सीधे हिंदी में आ गए। ये कौन से शब्द हो गए, तत्सम शब्द।
दूध और आलू किस प्रकार के शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। कौन से शब्द है दोस्तों? तद्भव शब्द है। यह तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप है। यह तद्भव शब्द है। गाड़ी और लुटिया किस प्रकार के शब्द है? गाड़ी और लुटिया ये देशज शब्द है। ये स्थानीय बोलियों से उत्पन्न हुए हैं। देखो, आपको समझा दूं मैं कि तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से क्या आ गए हैं? सीधे संस्कृत से सीधे आ गए हैं, वो कौन से हो जाएंगे? तत्सम। और एक होता है तद्भव, जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन अब वो किसमें हो गए हैं? हिंदी में। किसमें हो गए दोस्तों? हिंदी में हो गए हैं। और अब ये हिंदी में हो गए हैं तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे? तद्भव। और देशज, देशज जो शब्द है, देशज का मतलब समझना अपने देश, देसी शब्द। देशज का मतलब समझो सीधा सीधा देसी शब्द जो अपने देश में ही उत्पन्न हुए हैं, वो देशज शब्द। और ये स्थानीय बोलियों से उत्पन्न हुए हैं, जो अपनी भाषा है, अपनी बोली है, वहीं से ये उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से आप समझो बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉक्टर और स्कूल किस प्रकार के शब्द है? डॉक्टर और स्कूल जो है ये विदेशी शब्द है दोस्तों। कौन सा शब्द है? विदेशी। और ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं। डॉक्टर भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है और स्कूल भी। आपको सीधा सीधा ये समझना है कि जिस शब्द को अंग्रेजी में भी वही लिखा जाता है, जैसे डॉक्टर और स्कूल, तो ये आपको क्या समझना है इससे कि ये कौन से शब्द है? विदेशी शब्द है, अंग्रेजी से आए हैं। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। जैसे वही चीज आपको ध्यान रखनी है। मोहन पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय है कि मोहन जो है वो पढ़ता है। क्या करता है? मोहन पढ़ता है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य ही रहेगा क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य है कि मोहन पढ़ता है। अगर मोहन पढ़ता व लिखता है तो अलग हो जाता, ये मिश्रित वाक्य हो जाता, क्योंकि इसमें दो उद्देश्य है। ये संयुक्त वाक्य हो जाता, सॉरी, संयुक्त वाक्य हो जाता। वह आया और बैठ गया किस प्रकार का वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। देखो, इसमें क्या है? एक तो वो आया है, एक काम तो यहाँ हो गया, और आते ही फिर वो क्या करने लग गया? बैठ गया। तो कितने काम हो गए इसमें? दो। और एक प्लस एक जहां दो काम होते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त। क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। ये संयुक्त वाक्य होते हैं क्योंकि ये दो स्वतंत्र वाक्यों से मिलकर बना है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा किस प्रकार का वाक्य है? यहां थोड़ा समझना कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, ये दो चीजें आ रही कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, क्योंकि मेहनत जो करेगा ना सफल भी वही होगा। तो ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र। क्योंकि इसमें एक प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि मेहनत करेगा तभी वह सफल होगा। तो ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य, मेहनत करेगा तो। और आश्रित उपवाक्य हो गया सफल होगा, क्योंकि ये इस पे आश्रित है कि मेहनत करेगा तभी तो वो क्या होगा? सफल होगा। इस प्रकार को आप ध्यान रखना। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अन्य पढ़ने वाले हैं कि जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है? अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो वो क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? निरक्षर। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या हो जाएगा? निरक्षर। अनपढ़, इसको आप अनपढ़ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? अनपढ़ या निरक्षर। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? सब कुछ जानने वाला क्या होता है? सर्वज्ञ होता है दोस्तों। क्या होता है? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द क्या है? बहुत बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल। बहुत बोलने वाला वाचाल। आंख का बहुवचन क्या है? तो याद रखना, एक है तो आंख है, और अनेक है तो क्या है? आंखें। चाहे दो हो, तीन हो, पांच हो, कितनी भी हो, कितनी हो जाएगी? आंखें। चाहे 50 हो। गायक का स्त्रीलिंग क्या है? तो गायक का स्त्रीलिंग है दोस्तों, क्या है? गायिका। क्या है? गायिका।
साधु का स्त्रीलिंग क्या है? साधु का स्त्रीलिंग है साध्वी। क्या है? साध्वी। कर्ता ने कर्म को में ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को, ये दोनों चीजें पूछी है, तो यहाँ ने और में जो है ये कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक का चिन्ह है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना दोस्तों सीधे सीधे कि कारक के कितने भेद होते हैं? 8। 8 भेद होते हैं। आजकल में कौन सा समास है? तो आजकल में जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? तो अति प्लस आचार जो है वो अत्याचार का संधि विच्छेद है। ये यण संधि का उदाहरण है। अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो याद रखना दोस्तों, समझना इस चीज को कि अधि उपसर्ग है। ये जो अधि शब्द आया है ये उपसर्ग है। अगर आपको नहीं आता है तो अधि प्लस कार करो और जो पहला जो आता है उसे क्या मान लो? उपसर्ग। आपको सीधा सीधा समझाता हूँ, कोई भी शब्द है अगर उसके पहले लगता है तो वो पहला तो होता है उपसर्ग और जो बाद में लगता है वो होता है क्या? प्रत्यय। किसी भी शब्द के पहले शुरू में जुड़कर उसके शब्द में अर्थ में परिवर्तन करता है वो उपसर्ग हो गया और जो पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। जैसे आई गया उदाहरण, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखना सुंदर है। देखो इसका क्या करेंगे? सुंदर प्लस ता। देखो अगर आपको नहीं आता है तो ये ध्यान रखना है कि शब्द जमना चाहिए। अगर शु प्लस नंदरता करोगे तो क्या जम रहा है क्या? ये जच रहा है क्या? नहीं जच रहा ना। जचेगा कौन सा? सुंदर प्लस ता। तो सुंदर तो एक सुंदर है, सुंदर है, खूबसूरत है, वही सुंदर है और उसके पीछे क्या जुड़ गया है? ता। तो ता क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ईश्वर को मानने वाला क्या कहलाता है? ईश्वर को मानने वाला कहलाता है दोस्तों क्या? आस्तिक। और नहीं मानने वाला क्या कहलाता है? याद रखना, अगर विलोम भी पूछ ले तो आस्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक। और नहीं मानने वाला क्या होता है? प्रश्न को सही पढ़ना। ईश्वर को अगर इतना सा आ जाएगा यहाँ पर केवल नहीं और आप जानोगे कि आस्तिक, चपका दोगे सही हो गया, ऐसा नहीं है। आपको प्रश्न को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है कि यहाँ नहीं आया है कि ईश्वर को मानने वाला आया। अगर मानने वाला आया तो आस्तिक, नहीं मानने वाला आया तो कौन आया है? नास्तिक। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो हाथी है तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हथिनी। धन्यवाद दोस्तों, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी है या कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला सबसे पहले वीडियो आपको मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।